नमस्कार। मून न्यूज़ के पसंदीदा कार्यक्रम मेडिवर्ल्ड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं राहुल पालीवाल एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और लगातार कोरोना काल में हम आपको जानकारियाँ दे रहे हैं कि कोरोना से हमको कैसे बचना है, कैसे फाइट करना है। आपके शहर आगरा की क्या स्थिति है, हम लोग कितना मेडिकल इक्विप्ड हैं, हम लोग कितने अच्छे से हमारे यहाँ चिकित्सक, हमारी सुविधाएं कैसी हैं, किस तरीके से हम कोरोना से लड़ रहे हैं और आगे क्या संभावनाएं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या हमको और करना पड़ेगा जिससे हमारा शहर कोरोना से जीत सके। मैं आपको बता दूं कि आगरा में सबसे पहला केस हमको यहाँ पर 2 मार्च को मिला था, जब इटली से आए एक शू एक्सपोर्टर को पॉजिटिव पाया गया था। अगर हम देश की बात करें तो 31 मार्च को पहला केस मिला था, तो बहुत जल्दी आगरा में केस डिटेक्ट हो गया था। तो ये चाइनीज वायरस इटली होकर हमारे शहर में प्रवेश किया, या कहिएगा हमारे देश में प्रवेश किया। और उसके बाद आगरा की अगर हम बात करें तो लगातार हमको यहाँ पर केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी मिली। एक समय में हालात काफ़ी ख़राब थी, फिर कंट्रोल हुई। यहाँ पर बहुत प्रयास किए गए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी बहुत प्रयास किए गए। यहाँ हमारी जो मेडिकल टीम थी, चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की रही हो, चाहे वो गवर्नमेंट के जो हमारे चिकित्सक थे, गवर्नमेंट सेवाओं में कार्यरत, उनकी जो टीम थी, सब ने मिलकर बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया और स्थितियाँ काफ़ी कंट्रोल में आई। लेकिन अब फिर महसूस ऐसा हो रहा है कि कुछ कुछ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और ये भी अब एक बड़ी परेशानी की बात यह है कि लोग अपने कोरोना का टेस्ट कराने के लिए नहीं जा रहे हैं। होम क्वारंटाइन की भी बात होती है, समय समय पर नियम भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बदले जा रहे हैं, तो उसको लेके भी काफ़ी कंफ्यूजन है। तो इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ 2 बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक आपको सारी जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं। मेरे दाएं हाथ पर हैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल, आगरा के वरिष्ठतम चिकित्सकों में एक हैं, IIMA के पूर्व अध्यक्ष भी आप रहे हैं और इस समय आगरा में जो कैंसर विशेषज्ञ हैं, और मैं कहूँगा कि पूरे देश के कैंसर विशेषज्ञों में एक बहुत ही बड़ी पहचान रखते हैं। डॉक्टर संदीप अग्रवाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत मून नेटवर्क के स्टूडियो में। और दूसरे जो हमारे चिकित्सक हैं, हम हर बार प्रयास करते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जो कोरोना से लड़ने की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी संभाली है वो हमारे जो सरकारी चिकित्सक हैं उन्होंने संभाली है। सरकारी चिकित्सक से मेरा मानना है जो एसएन मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट से सेवाओं में जो कार्यरत हैं, उनने बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली है और जितनी भी लड़ाई अभी तक है वो उन्होंने विशेष रूप से अपने कंधों पर लेकर लड़ी है। और एसएन मेडिकल कॉलेज में लगातार हमको देखने को मिल रहा है कि सुधार हो रहा है और वहीं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। मेरे साथ मेरी लेफ्ट हैंड पर है प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात अग्रवाल। आप एसएन मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ चिकित्सक हैं और वहाँ पर जो एडमिट हो रहे हैं मरीज, उनकी शुरू से लेके और अभी तक आपको पूरी जानकारी है। और किस प्रकार जब 31 मार्च को 2 मार्च को पहला केस मिला और उससे लेके आज तक लगभग 5 महीने हो गए, क्या स्थितियां रही। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रभात अग्रवाल आपसे जानना चाहूँगा, ये 5 महीने का जो सफ़र था, इसमें कितना तो हम लोग सीखे, क्योंकि बहुत नई लड़ाई थी हम लोग के लिए, एक बहुत नया वायरस था जिसकी जानकारी शायद देश में किसी को नहीं थी। तो वो 5 महीनों में हम कहाँ तक आ गए एंड हाउ इक्विप्ड आर वी टू फाइट कोरोना। देखिए, जब हमने सबसे पहले शुरू करा था तब हमें वास्तव में नहीं पता था क्या चीज़ है, क्या बीमारी है, हम क्या देखने वाले हैं, क्या इसके रिपरकशंस होंगे, कैसा वायरस है, क्या हम इलाज करेंगे। तो समय समय पर गाइडलाइन से आती रही, उसके हिसाब से हम चले। पहले मैं बात करूं, सबसे पहले जो हमने कोविड हॉस्पिटल अपना बनाया था वो हमने इमरजेंसी विभाग था उसको शिफ्ट करा था, उसमें कोविड हॉस्पिटल शुरू करा था, क्योंकि शुरुआत में मरीजों की संख्या काफ़ी कम थी। उसमें हमने लगभग 40-42 बेड से हमने शुरू करा। उसके बाद हमने जो MCH हमारी बिल्डिंग उसमें शिफ्ट करा और अब हमारे पास 200 बेडेड हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है जो हमारा 200 बेडेड है, विद ICU फैसिलिटी ऑफ अराउंड, नाउ वी हैव अराउंड 12 वेंटिलेटर्स और वी आर गोइंग टू इंक्रीज अप टू 50। सो लगभग हम अगर बात करूं, पिछले 5 महीने का सफ़र बड़ा चैलेंजिंग रहा और रोज़ हमने एक नई चीज़ लड़ाई लड़ी, रोज़ एक नई चीज़ सीखी। हर पेशेंट ने हमें सिखाया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हर पेशेंट टू पेशेंट प्रेजेंटेशन इसका अलग रहा। किसी पेशेंट को कोई लूज मोशन करके आया, कोई पेशेंट को जॉइंट पेन करके आया, कोई जस्ट एक सिम्टोमेटिक पकड़ में आ गया। कई पेशेंट्स ऐसे थे स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थे, जैसे डायबिटिक थे
मेलिग्नेंसीज के, कैंसर के पेशेंट्स थे, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स थे, या किडनी जिनका क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट थे, इस तरह के मरीजों ने बड़ा हमें सिखाया, बड़ा परेशान करा और हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग मैं कहूँगा, और बड़ा खुशी भी हुई, अच्छा भी लगा कि हम एक नई लड़ाई में, एक देश में एक अच्छा रोल निभा पा रहे हैं, कुछ सुखद कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। उसी का परिणाम है जो आज हम अगर बात करें तो आगरा में हम काफ़ी कुछ इस बीमारी को कंट्रोल कर पाए हैं, या जो भी मरीज हमारे पास आते हैं उनको हम अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर बात, और बहुत अच्छा यहाँ पर काम हुआ है, इसमें बिल्कुल में इस बात का कोई शक नहीं है। और यही वजह रही कि मैं आपको बताऊँ, इन पिछले 5 महीनों में जहाँ शुरू में हमको 10-15 केसेस मिलते थे, अब लगातार केसेस बढ़े हैं और 5 महीनों में 31 जुलाई तक अगर हम बात करें तो 1765 हमको कोरोना पॉजिटिव केसेस हमारे शहर में मिले हैं, और इसमें कुल अभी तक 1423 पेशेंट्स ठीक होकर, मेनली ये सारे पेशेंट्स एसएन मेडिकल कॉलेज में ही एडमिट हुए और वहाँ से ठीक होकर अपने घर सकुशल पहुँच चुके हैं। अभी की अगर हम बात करें तो कुल भर्ती का जो हमारे पास आंकड़ा है उसमें 243 पेशेंट्स अभी भी एडमिटेड हैं। अब मैं आपको बता दूं, एसएन मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहाँ पर कुछ और हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिसकी प्रशासन ने उनको परमिशन दी है कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने की। उसमें मुख्य रूप से है नयती हॉस्पिटल, मूलचंद हॉस्पिटल, प्रभा देवी हॉस्पिटल और राम रघु हॉस्पिटल। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कितने बेड्स हैं इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? कुछ जैसे प्रभा हॉस्पिटल की बात करें तो लगभग शायद प्रभा में 25 बेडेड हॉस्पिटल है, और नैती में भी लगभग 25 बेडेड का उनके पास कोविड का परमिशन है, जिसमें से 12 तो करीबन रूम्स में वो रखते हैं, बाकी वो जनरल वार्ड्स और सेमी प्राइवेट रूम्स हैं। इसके अलावा जो मैं बात करूँ, राम रघु में शायद 50 बेडेड प्लस कुछ उनके रूम्स हैं। मूलचंद ने अभी एडमिशन लेना कोविड पेशेंट्स का अभी बंद कर रखा है उन्होंने। तो लगभग हमारे प्राइवेट सेटअप की बात करें तो 100 बेडेड हमारे पास फैसिलिटी L2 L3 लेवल की फैसिलिटी है। L1 हम सारे एसएन मेडिकल कॉलेज में ही नहीं, हम लोग L2 L3 लेवल के हॉस्पिटल है, मीन्स कि जो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होंगे, जो उनको लक्षण नहीं हो, वो हमारे पास नहीं आते। L1 लेवल्स गवर्नमेंट ने CSCs PSCs जो अर्बन हेल्थ सेंटर्स हैं उनको बना रखा है, वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। हम लोग केवल L2 L3 पेशेंट्स, यानी कि जिनमें लक्षण है या सीरियस आते हैं, उन्हीं को हम लेते हैं। जी ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि लगभग 99 पेशेंट्स की मृत्यु भी हुई है, और ये मृत्यु दर कुछ अगर हम नेशनली कंपेयर करें तो नेशनली लगभग मृत्यु दर 2.34 है, वहीं ये हमारी जो आगरा की मृत्यु दर है वो 5.6 है। तो ये कुछ ज़्यादा है, हालांकि ठीक होने की जो परसेंटेज है या मरीजों की, वो हमारी नेशनल परसेंटेज से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो कुछ बात थी। और अभी तक मैं आपको बता दूं 48,703 सैंपल्स हम लोग ले चुके हैं, और प्रतिदिन डॉक्टर साहब हम लोग कितने टेस्ट कर रहे हैं? अगर मैं बात करूं तो लगभग हमारा टारगेट 2000 से 2200 टेस्ट पर डे का है। लगभग 1600-1700 टेस्ट हम लोग लगभग डेली कर पा रहे हैं RT-PCR मशीन से। RT-PCR और ट्यूनेट से लगभग जो हमारे मेडिकल कॉलेज की ट्यूनेट मशीन है उसमें लगभग 18 से 20 हम टेस्ट पर डे कर पाते हैं। बाकी इसके अलावा जिला अस्पताल और लेडी लाल में भी एक ट्रूनेट मशीन है। इसके अलावा जालमा में भी एक ट्रूनेट मशीन है, जहाँ वो लोग भी लगभग 20 के करीब टेस्ट पर डे करते हैं हर मशीन से। 1600-1800 टेस्ट हम लोग लगभग पर डे कर पा रहे हैं जी। उसमें लगभग हमको 30-35 मरीज जो अभी एवरेज चल रहा है इस जी, महीने, पॉजिटिव आते हैं, तो लगभग 30-35। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी, ये तो थे जो हम आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अभी तक 1765 जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड मरीज है वो है, लेकिन इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी बात इस प्रकार की आ रही है कि बहुत सारे इस तरीके के भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया है, और उनको एक फियर साइकोसिस कहिएगा या स्टिग्मा कहिएगा, ये या जो भी वजह है, वो डरते हैं मेडिकल कॉलेज में जाने से, टेस्ट कराने से, और वो घर पे रहकर ही सोचते हैं हम ठीक हो जाएंगे। ये भी भ्रांति कहिएगा या सोच कहिएगा कि भाई इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, आप आइसोलेट हो जाइए और पैरासीटामोल या कुछ 2-3 दवाइयाँ हैं जो अब फ्लू की निकल आई हैं वो लेकर आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि इस वजह से मतलब जो हमारे पास ऑफिशियल फिगर्स हैं उसके अलावा भी बहुत एक बड़ी संख्या शहर में इस प्रकार की है जो कोरोना पॉजिटिव है और वो उसको फैला रही है? निसंदेह एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के पेशेंट्स हमेशा रहेंगे, और उसको पहचानना हम अपनी जांच के दायरे को चाहे जितना बढ़ा लें,
कभी भी संपूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाएगा। और ये हकीकत वहाँ तब और ज़्यादा ज़मीनी बन जाती है जहाँ पर इनिशियली जो रिएक्शन कोरोना के मरीज़ों को लेकर के शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, समाज के द्वारा, प्रेस के द्वारा और एक आम जनता के द्वारा जिस प्रकार से एक परिप्रेक्ष्य रखा गया कि कोरोना का मरीज़ मतलब एक बहुत बड़ा एक डरावनी सी चीज़। और जी हाँ, और उस समय का जो चित्रण था और फिर शायद जो उस समय के गाइडलाइंस थी और उस समय के जो तरीके थे उनको देखते हुए जिस तरीके का चित्रण हुआ उससे निश्चित रूप से समाज में एक प्रकार का भय व्याप्त हुआ और प्रत्येक को ये लगने लगा कि यदि मुझे कोरोना हो गया तो मुझे इन सब चीज़ों से होकर के गुजरना पड़ेगा। और केवल उस बात की इमेजिनेशन से ही आदमी डरने लग गया था, जबकि वास्तविकता में शायद अधिकांश लोगों को इसके इन्फेक्शन के बावजूद भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली थी। और ख़ासकर उन लोगों को जो कि हेल्दी हैं, यंग हैं, फाइटिंग फिट हैं, उन लोगों को अदरवाइज़ भी कोई परेशानी नहीं आनी थी। और वो सब लोग ऐसे थे जिनको कि जिसको कहना चाहिए कि फ्रंट ऑन इस चीज़ को लड़ना था। दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, आगरा उन कुछ शहरों में से था देश के जिनमें कोरोना का पहला केस बहुत जल्दी पकड़ लिया गया। प्रशासन और सारा तंत्र, स्वास्थ्य का भी तंत्र बहुत जल्दी सजग हो गया। सबने अपने एसओपीज बनाने शुरू कर दिए और अपने सिस्टम को इन ऑर्डर लाना चालू कर दिया। फलस्वरूप टेस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा हुई अन्य शहरों के मुकाबले में और जिसका नतीजा रहा कि आगरा में ज़्यादा केस पकड़े गए। मगर ये बात तय है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस का नंबर इससे कहीं गुना ज़्यादा है और वो रहेगा। तो इवन सिम्प्टोमेटिक मतलब क्या है, जैसे वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, जी हाँ, वो कोरोना है या नहीं है, जी हाँ, वो टेस्ट करा के पता लगेगा, लेकिन आम मरीज को हॉस्पिटल जाने से डर रहा है। जी हाँ, तो एक मन में डर ये आ गया कि अगर मुझे खांसी जुकाम बुखार या इवन हल्की सी सांस फूलने का भी कुछ है तो मैं शायद अगर बच लूँ अस्पताल जाने से तो कहीं कोरोना ना निकल आए। हालांकि अब धीरे धीरे लोगों में वो हिचक कम हुई है, बढ़कर के आगे आना शुरू करा है उन लोगों ने टेस्टिंग कराने के लिए, ये समझते हुए कि नहीं अगर मुझे कोरोना पॉजिटिव भी निकलता है तब भी ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, वो मेरे हित में ही रहेगा कि अगर मेरी जांच होकर के मेरी कोरोना की पॉजिटिविटी भी कंफर्म अगर होती है तो इलाज शुरू हो जाए। ये जो स्ट्रैटेजी रही हमारे पूरी मतलब नेशनली भी कहिए हमारे प्रदेश में भी कहिए, एक डर को एक भय इसका फैलाने की, एक डर कि भाई मतलब आपको बहुत डरना चाहिए अगर आपको कोरोना हो जाता है, तो क्या ये स्ट्रैटेजी थी? अब धीरे धीरे उसको बदल रहे हैं, अब हम सब चीज़ खोलते जा रहे हैं। तो अगर हम इसको पीछे हाइंडसाइट में अगर हम देखें 5 महीने की जो कार्यकाल गुजरा, तो इसमें अगर आप जो अब वर्तमान स्थितियां हैं, लगभग अगर हम 17 लाख केसेस हम नेशनली रिपोर्ट कर रहे हैं आज, और उसके बाद हम सब कुछ खोलते जा रहे हैं, जबकि आज से 5 महीने पहले तो इसके मुकाबले कुछ नहीं था, 100, 200, 500 केसेस थे, तब हमने पूरा देश बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक करें। 17 लाख केसेस में हम पूरा देश खोलते जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि भाई और ज़्यादा खोलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने स्ट्रैटेजिकली कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, स्ट्रैटेजिकली गलत तो नहीं कहूँगा। देखिए, सबसे बड़ा डर जो होता है वो फियर ऑफ अननोन, अनजाने का भय होता है। तो हम सबके लिए एक भय अनजाना का भय था। उसके साथ ही साथ हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे या प्लानर्स थे उनके पास एक चैलेंज, एक सिस्टम इन प्लेस रखने का भी था। तो उस करेक्ट। तो अगर उस समय वो लॉकडाउन की अगर डिसीजन नहीं ली जाती तो जो एक डिले हुआ या जो अब परिस्थितियां बन रही हैं, ये परिस्थितियां 2 महीने पहले शायद बन जाती हैं, 3 महीने पहले बन जाती, और हो सकता है हम उस समय उस चैलेंज को फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाते, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, एज ए टीम, एज इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ों के चैलेंज थे। आज हमारे देश में N95 मास्क, PPE किट्स सभी स्वदेशी बन रही हैं। उस समय एक PPE किट हमारे देश में नहीं बनती थी। वेंटिलेटर्स बनाने के लिए मारुति और महिंद्रा जैसी कंपनियां आगे आ गई। आज 2 दर्जन से ज़्यादा स्वदेशी कंपनियां वेंटिलेटर बनाने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। कहाँ किसी टाइम पर हम न्यूयॉर्क का मेयर चीख करके कह रहा था कि मुझे वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, और अमेरिका जैसे समृद्ध देश में वेंटिलेटर की कमी महसूस की जा रही थी। तो यदि ऐसी भयावह स्थिति हिंदुस्तान में हो जाती तो क्या होता?
तो उसको देख करके लगता है कि वो डिसीजन उस समय का कतई गलत नहीं था। हम शायद खुशकिस्मत भी हैं कि हमको वैसा काल नहीं देखना पड़ा जैसा कई डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखना पड़ा, जिसमें कि इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, जहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाओं की किसी प्रकार की कमी की आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। अगर उन लोगों को दिक्कतें हो गई तो भारत जैसे देश में क्या होता, इसकी कल्पना भी करना जिससे सेहरन पैदा हो जाती है। तो अगर उस दृष्टिकोण से हम अपने पिछले 5 महीने के सफ़र को देखें तो हम ये पाएंगे कि शायद भारत ने कोरोना की लड़ाई को काफ़ी अच्छी तरीके से लड़ा और काफ़ी हद तक अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को समझते हुए, लिमिटेड फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज को समझते हुए, जिस प्रकार से हमने मरीजों का इलाज करा है और उनको गुड्स डिलीवर करे हैं, दैट इज एट पार विद एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, विच इज अ बिग अचीवमेंट बाय एनी स्टैंडर्ड्स। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना होता है कि जो आपके रिपोर्टेड कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं वो तो रिपोर्टेड है, लेकिन जैसे अभी बात मैं कर रहा था कि एसिम्प्टोमेटिक है या बहुत से लोग जो टेस्ट नहीं कराते हैं, अगर हम उन सब की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट कहना है कि इंटू 8 इंटू 10 तक हम उसको मान सकते हैं जी। तो अब लगभग ये स्थिति बनती आ रही है कि केसेस चलिए 1700 हैं, हम मान लें 17,000 भी हो जाते हैं। तो अब जो स्थितियाँ बन रही है 5 महीने में, इनिशियली कहा जाता था कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, अब धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट की बात भी आ रही है। प्लाज्मा पे हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले कुछ दवाइयाँ भी निकल आई हैं, इंजेक्शन भी हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन है और इंजेक्शन है। आगरा में हम किस प्रकार ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स? देखिए, हम बात करें तो सबसे पहले कि अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक आता है तो सिम्टोमेटिक डिपेंड इस पर करता है रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट कितना है। अगर पेशेंट को सबसे पहले रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट है, सबसे पहले उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट में। सेकंड, इसके अलावा उसको बाकी सपोर्टिव केयर, यानी पेशेंट अगर डायबिटिक है तो उसका डायबिटीज़ का अच्छे से मैनेज करना, उसको किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको हम डायलिसिस कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे यूपी के हमारा कॉलेज सबसे पहला कॉलेज था जिसने डायलिसिस कोविड पॉजिटिव पेशेंट डायलिसिस की करी। इवन एमयू मेडिकल कॉलेज जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल का कॉलेज है, वहाँ आज भी कोविड की डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं है, वो पेशेंट्स हमारे पास रेफ़र करते हैं कोविड के। तो इसके अलावा बाकी की इसके अलावा जो पेशेंट्स को अगर सपोर्टिव केयर के बाद अगर किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है, ब्लड कंपोनेंट अगर चढ़ाने पड़ते हैं, ब्लड कंपोनेंट चढ़ाते हैं। इसके अलावा हेपेरिन, लो मोलेकुलर हेपेरिन हम लोग देते हैं, जिसका हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इसके अलावा कुछ हमने सबसे पहले, मैं आपको बताना चाहूँगा, यूपी में हमने ही सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी शुरू करी, और इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शंस भी हमने कई पेशेंट्स को, और अभी हमारे गवर्नमेंट इंजेक्शन आगरा में हम लोग को मिल रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, मिल रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के कि अब रेमडेसिविर हमारी गवर्नमेंट सप्लाई में आने लगे। हमें परसों ही इंजेक्शन लगभग एक पेशेंट्स में लगभग हमें 6 पेशेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो फिलहाल हमारे पास 10 पेशेंट की लिए ट्रीटमेंट थेरेपी आ चुकी है, और लगभग गवर्नमेंट ने हमारे आगरा को 600 पेशेंट्स का रेमडेसिविर अप्रूव कर दिए। डॉक्टर साहब किस स्टेज पे पेशेंट को एडमिशन किया जाए? ये देखिए, रेमडेसिविर जब भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व, यानी कि अगर ऑक्सीजन देने के बावजूद ऑक्सीजन सेचुरेशन 96-95 से ऊपर नहीं जा रहा है, या पेशेंट को फीवर लगातार बना हुआ है, या हमें लग रहा है साइटोटॉक्सिक स्टॉर्म अभी चल रहा है, तो उस पेशेंट्स को हम रेमडेसिविर देते हैं जी। तो ये तो रही ट्रीटमेंट की बात, रेमडेसिविर। और इसके अलावा कुछ गोलियां भी हैं जो दी जा रही हैं? वो देखिए, जो फेविपिर जो ट्रीटमेंट है वो DCGI ने तो अप्रूव कर दिया, जो हमारी इंडिया की बॉडी है, लेकिन अभी तक किसी भी गाइडलाइंस में वो टैबलेट नहीं आई है, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अभी तक तो और कोई एक टोक्लुजुमेब इंजेक्शन है जो साइटोटॉक्सिक स्टॉर्म होता है उसको कम करता है, वो हमने कुछ पेशेंट्स में यूज़ करा है, लेकिन उसके रेस्पॉन्सेज बहुत, अभी मैं कहूँगा, अच्छे नहीं रहे। लेकिन स्टेरॉइड्स, डेक्सोना वेरी चीप ड्रग वी आर यूजिंग, और इसके बहुत अच्छे रेस्पॉन्स हमें मिले हैं जी। तो डॉक्टर साहब, बात आप प्लाज्मा थेरेपी पर आ जाते हैं। जैसे दिल्ली में बहुत अच्छे से प्लाज्मा शुरू किया गया और वहाँ उसके रिजल्ट भी मिले। आगरा में प्लाज्मा थेरेपी शुरू करें, वो कितना टाइम लगा सर? कितने पेशेंट्स को? हम अभी तक लगभग 3 पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी लगा चुके हैं, ठीक है। तो हमारा एक पेशेंट का अनफॉर्चुनेटली उसमें डेथ हुई, बाकी 2 पेशेंट्स जो अच्छे से रिकवर करे। काफ़ी सीरियस थे जब उनको प्लाज्मा? हाँ, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, डायबिटिक पेशेंट्स थे, किडनी डायबिटीज़ पे से डायबिटिक नेफ्रोपैथी होकर CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो चुका था। तो उस पेशेंट को अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बाकी 2 में हमारा रिजल्ट ठीक रहा
तो अब बेसिकली जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा वो प्लाज्मा प्लस रेमडेसिविर इंजेक्शन। प्लाज्मा थेरेपी को तो मैं नहीं मानता हूँ इतना इम्पोर्टेंट, ओके। क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें एंटीबॉडीज़ लेवल बड़ा अनप्रोटेक्टेड रोल है। कभी एंटीबॉडीज़ किसी पेशेंट्स में, हमने कई वैसे पेशेंट्स देखे जो कोविड से इन्फेक्टेड हुए लेकिन उनमें एंटीबॉडीज़ लेवल उतने अच्छे नहीं आए। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट पहले करते हैं फिर प्लाज्मा लेते हैं? जी हाँ, वो एंटीबॉडी जो हम प्लाज्मा लेते हैं वो प्लाज्मा तो ये हम प्लाज्मा कौन डोनेट कर सकता है या कब करना चाहिए? प्लाज्मा कोई भी पेशेंट जिसको कोविड हुआ हो, बशर्ते वो सिम्टोमेटिक रहा हो। सिम्टोमेटिक का मतलब उसको खांसी और फीवर जरूर रहा हो। अगर 3 दिन से ज़्यादा किसी व्यक्ति को खांसी और फीवर रहा है तो वो पेशेंट प्लाज्मा डोनेट कर सकता है अपने ठीक होने के 14 दिन बाद। यानी जब वो नेगेटिव हो जाए, जब उसकी छुट्टी हो जाए, उसके 14 दिन बाद वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए आ सकता है। लेकिन ये बेटर होगा कि वो फर्स्ट 2 मंथ्स में आए छुट्टी होने के। अगर वो 3 महीने के बाद प्लाज्मा डोनेट करता है तो उस प्लाज्मा को तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देखा गया। जी डॉक्टर सतीश अग्रवाल, ये तो रही जो हमारे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं और वहाँ पे जो ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर हम प्राइवेट डॉक्टर्स की बात करें, जैसे मैंने फिर कहा कि शुरू में हमारे प्राइवेट डॉक्टर भी बड़ा ही चल रहे थे, जनरल पेशेंट्स को भी डर के देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, लेकिन अब स्थितियाँ सुधरी हैं, डर उनमें से भी निकला है और अब जनरली हमने देखा है कि ट्रीटमेंट मतलब कोरोना के अतिरिक्त भी जो पेशेंट्स हैं उनका भी अब आज शहर में काफ़ी कुछ हो रहा है। सो अब मतलब क्या माइंडसेट है अभी हमारे आगरा में डॉक्टर्स का? IMA भी बात समय समय पर करता है कि भाई हम जो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करेंगे, या लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि बहुत जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्राइवेट बॉडी के IMA का प्रशासन के साथ या गवर्नमेंट का, वो नज़र नहीं आता है। देखिए, 2-3 बातें समझना जरूरी है। पहली बात, ये अपेक्षित था कि प्राइवेट ओपीडीज नहीं चलाए जाएं और गवर्नमेंट के डायरेक्शंस अभी भी हैं। अभी भी प्राइवेट ओपीडीज को फ्रीली ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं है और गवर्नमेंट सेटअप में भी प्राइवेट ओपीडीज के लिए उतना फ्रीडम नहीं है और ओपीडी में टर्नआउट भी नहीं है उतनी। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो भी बताएंगे कि जो उनकी रेगुलर ओपीडी होती होगी और आज इस समय जो ओपीडी मेडिकल कॉलेज में होगी उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये दोनों तरफ है, मरीज़ भी आने में हिचकिचा रहा है और डॉक्टर भी ओपीडीज़ में उतना फ्रीली कंसल्टेशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जितना इंटरेक्शन कम हो, जितना एग्रीगेशन या लोगों का जमावड़ा कम हो, उतना अच्छा रहेगा। प्रशासन ने हालांकि बंदिश ओपीडी न करने की नहीं लगाई है, मगर ओपीडी करने के लिए जो बंदिश है वो कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं और उसमें सबसे बड़ी कंडीशन जो इनिशियली थी, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण कुछ शब्द इस प्रकार के थे कि यदि कोई चिकित्सक संक्रमण करता पाया गया, संक्रमण फैलाता पाया गया। अब इसको डिफाइन करना और इसको साबित करना और इसको समझना किसी भी चिकित्सक के परे है, समझ से परे है कि कोई चिकित्सक संक्रमण कैसे फैलाएगा। वो अपनी जान भी बचाएगा, सामने वाले की मरीज की जान बचाने के लिए क्लिनिक पे आके बैठा है। इस भाषा की भावना को समझते हुए अधिकांश चिकित्सकों ने ओपीडीज को न चलाने के बारे में व्यवस्थापूर्ण निर्णय लिया था। और विश्वास कीजिएगा, मैं हॉस्पिटल चूंकि मुझे चलाना मजबूरी थी, बिकॉज प्रशासन की तरफ से ऐसा आदेश भी था कि कैंसर के पेशेंट्स का प्राइवेट में मेरे अस्पताल को इलाज देना है प्रत्येक दिन, और किसी किसी दिन तो 2-2, 3-3 टीमों का निरीक्षण हुआ करता था, ये देखने के लिए कि आपका सब कुछ सुचारू चल रहा है कि नहीं चल रहा है। विश्वास कीजिए, जिस समय क्राइसिस आती है उस समय ये सारी प्रोटोकॉल्स एक किनारे पे रह जाती हैं। जिस समय मरीज सिंक करता है उस समय जिम्मेदारी पेशेंट को तो कई बार उन निर्देशों को फॉलो करना इम्पॉसिबल भी हो जाता है। मुझे याद है उसी कोरोना के समय की बात है, देखते देखते एक पेशेंट का ऑक्सीजनेशन फॉल हो गया और मुझे मजबूरी में ट्रैकोस्टमी करनी पड़ी। ट्रैकोस्टमी आज के कोरोना के समय में सबसे रिस्की प्रोसीजर है करने के लिए, क्योंकि उससे निकलने वाला जब ब्लास्ट होता है एरोसोल का, वो सबके लिए हानिकारक है। मगर क्या उस समय ट्रैकोस्टमी करें या छोड़ दें, ये निर्णय तो एज ए क्लिनिशियन करना पड़ेगा ना। मैं लखनऊ के आदेश को पढ़ करके तो उस फैसले को नहीं करूंगा। तो डॉक्टर साहब, ये तो इनिशियल स्थितियां थी, लेकिन अब क्या? अब धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे शायद स्वास्थ्य विभाग को भी समझ में आया है, शायद प्रशासन को भी समझ में आया है कि हमें
इलाज के बीच में दखलंदाजी को थोड़ा कम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और ये निर्णय हम चिकित्सक के विवेक पे छोड़ दें कि क्या उसके हित में है, क्या उसके स्टाफ के हित में है, क्या मरीज के हित में है, कितनी सावधानियां उसको लेनी पड़ेंगी जिसके अनुसार हम एक सुरक्षित वातावरण देते हुए मरीज के इलाज को अंजाम दे सकते हैं। और हर कोई अपने अपने तरीके से उसको डिवाइस कर रहा है। आगरा शहर में ही 10 सर्जन 10 प्रकार के इनोवेशन के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने एक अलग इनोवेशन करा है अपने ऑपरेशन के लिए। मैं ऑक्सीजन मास्क लगाता हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट करता हूँ, उस तरह से कर रहा हूँ। कुछ लोग एयर प्योरीफायर से कनेक्ट, हाँ अपने आप मैंने हुड बना करके ऑक्सीजन से कर रहा हूँ। कुछ लोग स्क्रीन लगा रखी है, उन्होंने हाथों को ऐसे करके ऑपरेट कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से 10 एक्सपेरिमेंट्स करें सर, क्योंकि जान तो सबको प्यारी है अपनी। तो डॉक्टर साहब चलिए, तो डॉक्टर्स की जान की भी बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि जैसे अभी एज ऑफ टुडे की अगर हम बात करें तो 243 हमारे पास पेशेंट्स हैं जो एडमिटेड हैं विभिन्न फैसिलिटीज में। मतलब अगर हम उनको छोड़ दें जो CHC PHC जो है जी, वहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, लेकिन 243 अभी कुल एडमिटेड पॉजिटिव केसेस हैं। और हमारे पास अगर हम 200 मेडिकल कॉलेज की बेड्स की बात करें और 100 लगभग प्राइवेट की बात करें, तो अब जिस स्पीड से पेशेंट्स बढ़ गए, टेस्ट बढ़ेंगे तो नेचुरली नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कि हमें चाहे वो मेडिकल कॉलेज में बेड्स हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स हो, उनकी और काफ़ी बड़ी संख्या में जरूरत पड़ने वाली है? देखिए निश्चित रूप से अगर इन्फेक्शन बढ़ता हुआ लगा तो इन बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी। मगर यदि इन्फेक्शन तो बढ़ ही रहा है, इन्फेक्शन तो मतलब अब हम कहाँ, वो तो इट इज नॉट इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल, वो तो बढ़ेगा एब्सोल्युटली। मगर ऐसा माना जा रहा है कि जिस प्रकार से अगर हम प्रशासन के आंकड़ों को सही माने, जिनको गलत मानने का हमारे पास कोई कारण नहीं है, तो पिछले 2 महीने उन्हीं आंकड़ों पे ही बात कर रहे हैं। हम उन्हीं आंकड़ों में बात करेंगे। तो नंबर्स यदि स्थिर हैं तो समय के साथ में तो ये घटने चाहिए, बढ़ने क्यों चाहिए? तो इसके 2 मायने हो सकते हैं। नेशनली भी बढ़ रहे हैं, तो मतलब अभी तो आगरा उसका कोई वो तो हो नहीं सकता एक्सेप्शन। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो निश्चित रूप से हमें आवश्यकता पड़ेगी, और आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे लगता है हर अस्पताल को ही ऐसी सुविधाएं देने की आवश्यकता भी पड़ेगी और मजबूरी भी हो जाएगी, क्योंकि मानव जान बचाने के लिए तो जो भी कुछ करने की आवश्यकता है एज ए चिकित्सक किसी के भी दायरे में होगी वो सेवाएं देगा। मगर चूंकि एक ये विशेष प्रकार का बीमारी है जिसमें उसके संक्रमण का जो रूप है वो छोटे सेटअप से शायद और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और छोटे सेटअप्स को ज़्यादा चुनौती होगी। जैसे कोई 20 बेड का नर्सिंग होम है और उसमें हम अगर 5 बेड की कोविड फैसिलिटी बनाना चाहते हैं, या कोई 10 बेड का हॉस्पिटल है उसमें 2 बेड हम 20% के हिसाब से करना चाहते हैं, तो वो प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उसी हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा कोविड बेड्स की एक्सटेंशन लेने के लिए, अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है। मगर मेरे हिसाब से अभी हमारे पास में बहुत बफर है। मैंने पिछली बार भी आपके प्रोग्राम पे भी ये बात कही थी कि रेलवेज ने 10,000 कोच आज से 3 महीने पहले तैयार कर लिए थे। वो किधर है? और यदि 3 महीने पहले 10,000 थे तो आज तो 50,000 होने चाहिए। उनका यूटिलाइजेशन कब होगा? तो इसके बारे में प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं आप? और रेलवे के कोच के संग में एक बहुत अच्छी बात यह है, उसको आप मूव कर सकते हैं। यू कैन मूव इट फ्रॉम द पॉपुलेशन। आप जहां चाहें पार्क कर लीजिए उसको। तो जो इन्फेक्टिविटी है उसको आप एक लेकिन आप फिर बोझ वो आप जो है बॉल सरकार की तरफ नहीं, सरकार की तरफ नहीं डाल रहा हूं मैं ना नहीं सरकार की तरफ नहीं डाल रहा हूं। मगर सरकार अपने जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं हट सकती। सरकार ने इतनी जिम्मेदारी तो कभी ली नहीं साहब मेडिकली, अब इतनी ले रही है तो मेरे ख्याल से थोड़ी तो मतलब तो बनती है उनकी। नहीं, तारीफ पूरी है और तारीफ हमेशा करी जाएगी। और नहीं, इसी केस में कर लीजिए साहब, ऐसे अभी तक कोई तारीफ वाला बहुत काम नहीं हुआ, लेकिन हाँ अभी तो थोड़ा हो ही रहा है निसंदेह। और देखिए तारीफ तो एक भी पेशेंट ठीक होता है उसकी होनी चाहिए, इसमें कोई मना नहीं कर रहा। मगर तारीफ के लिए काम हो रहा है या जिम्मेदारी के लिए काम हो रहा है? जिम्मेदारी से करेंगे तभी तो तारीफ होगी। तो हमारा नैतिक दायित्व और चिकित्सक की तरह से हर चिकित्सक की है, मतलब बिल्कुल है। मैं यही कह रहा हूँ, मतलब आप प्राइवेट डॉक्टर केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है सर, जब सेवा देने की जरूरत है तो वो देनी भी पड़ेगी। बिल्कुल है
मगर इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि हमें किसको क्या क्या रोल में डिफाइन करना है। और मेरा ख्याल ये है, ये इतना भी टेक्निकल नहीं है। आप कह रहे हैं कि साहब हम लोग इक्विप्ड नहीं है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं साहब। इतना भी टेक्निकल नहीं है साहब। आप इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस कर रहे हैं, इसमें क्या ट्रीटमेंट है साहब? थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ मैं समझता हूं कोई भी हॉस्पिटल कर लेगा। थोड़ी आपको प्रिकॉशंस लेनी है, थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए, थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। इसके अलावा कौन सी बड़ी भारी इसमें टेक्निकल ट्रीटमेंट है साहब जो आप लोग नहीं कर पाए? ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं कल से पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी हॉस्पिटल को नहीं, सुनिए, मैं उसको डिक्लेयर करता हूं कोविड 100%, रेडियोथेरेपी भी बंद करता हूं, कैंसर सर्जरी भी बंद करता हूं। कौन करेगा उस काम को? आप देखिए, आप उसको केवल ये कि डॉक्टर पैसा कमाना चाहता है वाले संज्ञा को डाल करके ये साबित करना चाहते हैं आप साहब कोविड क्यों नहीं कर रहे। अगर डॉक्टर संदीप अग्रवाल कोविड करने के लिए बुलाया जाएगा, सबसे पहले कूद के जाएगा, करो सर्जरी। और कैंसर की सर्जरी कौन करेगा वो डिफाइन कर लो। वो तो आप ही करो। तो फिर ये भी हमें ये आपने कहा ना कि साहब बड़ा टेक्निकल है। नहीं, टेक्निकल है, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। शायद डॉक्टर प्रभात इस बारे में ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे कि जिनको आवश्यकता है सेवाओं की, उनको बहुत हाईली टेक्निकल की जरूरत है। हमारे आगरा शहर के ही 5 चिकित्सक मौत के मुहाने से निकल के आए हैं, और जिस तरीके की उनके कोविड ट्रीट नहीं कर रहे थे डॉक्टर साहब, बाय द वे, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो अब निकल के आए सब, तो वो तो फिर अब आप वो तो कोई भी आ सकता है। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, तो मैं चिकित्सक की तरह से नहीं कह रहा हूँ, मैं मरीज की तरह से कह रहा हूँ कि मरीज की तरह से उन्होंने जो चिकित्सक इलाज कराया है, जो मैं आप जिस तरीके से कह रहे हो ना कि वो बहुत जैसे वो कोविड ट्रीट करके वो खुद परेशान, वो बीमार हुए, ऐसा नहीं था। दे वर नॉट ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स। वो उनको जो इन्फेक्शन लगा वो अपने पेशेंट्स देख रहे थे, वो इन्फेक्ट हो गए। तो अपना पेशेंट और कोविड पेशेंट अलग अलग होता है, माथे पे तो किसी के नहीं लिखा है। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि वो आप कहें कि साहब वो मुआयने से निकल कर आए हैं तो फिर ये बाकी नहीं देखेंगे, तो ये तो देख तो रहे हैं ना। तो आप मानते हो देख रहे हैं, तो फिर क्या की शिकायत है? डॉक्टर इलाज कर तो रहे हैं। आप कह रहे हो डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, फिर कह रहे हो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। मैं कोविड की बात कर रहा हूँ सब। चलिए, नहीं, कोविड मरीज और नॉन कोविड मरीज अलग नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर कोविड अस्पताल अलग है। तो कोविड अस्पताल हमें इसके लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर्सनल हो जाते हो। नहीं, पर्सनल नहीं हो जाता हूँ। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि हमको सबको मिलकर तैयार होना पड़ेगा। मतलब भाई सरकार, देखिए आप भी समझते हैं, देखिए सरकार कितना मतलब करना सबको सरकार को चाहिए, जिम्मेदारी भी है उनकी, लेकिन कितना कर सकती है हम और आप जानते हैं। वन पीपल आर रेडी टू पे, तो अगर वो पे कर रहे हैं तो आप उनको ट्रीटमेंट दीजिए। चलिए अब वो छोड़ देते हैं। मेरा तो केवल इतना सा सबमिशन था कि भाई हम लोग को सबको मिलके थोड़ी इसको बढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मैं फिर उस पर आ जाता हूँ, जैसे आपके पास 200 बेड्स है, तो हम और वहाँ पे बेड्स बढ़ाने की और नहीं सोचते, क्योंकि आपको नहीं लगता कि वो कम पड़ेंगे? देखिए हमारे साथ एक सबसे बड़ी मुश्किल है, कोविड के अलावा नॉन कोविड पेशेंट्स हमारे बिल्कुल कम नहीं हुए हैं। मैं आपको बता दूं, अगर मेडिसिन विभाग की बात करूं, प्रतिदिन हमारी इमरजेंसी में 45 से 50 एडमिशन्स होते हैं। जो नॉन कोविड फैसिलिटी है, लिमिटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास भी रिसोर्सेज, सरकार हमारी मदद कर रही है, सरकार रिसोर्सेज बढ़ा रही है, लेकिन आप वेंटिलेटर्स बढ़ा सकते हैं, आप बेड्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन टेक्नीशियंस कहाँ से लाएंगे, डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे, रेजिडेंट कहाँ से लाएंगे? क्योंकि या हम केवल कोविड ट्रीट नहीं कर रहे हैं, कोविड के साथ हम लोग 1000 बेडेड नॉन कोविड पेशेंट भी ट्रीट कर रहे हैं, हमारे रेगुलर सर्जरीज भी चल रही हैं। डॉक्टर्स की बात हुई थी कुछ अभी पेपर में कुछ दिन पहले आया था कि हमारे 3-4 बड़े सीनियर डॉक्टर्स हमारे विभिन्न अलग शहरों में भेज दिए गए, तो उससे भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा होगा हमारे यहाँ? नहीं, देखिए ऐसा कि वो लोग जो भेजे गए तो वो एज ए डॉक्टर नहीं भेजे, वो एज ए प्रशासनिक अधिकारी भेजे गए, कि जो बाकी के कॉलेज की व्यवस्था जहाँ भी कंट्रोल नहीं आ पाई है, और जैसे कि सभी कॉलेज से भेजे गए, वो यूजुअली नॉन क्लिनिकली लोग भेजे गए जो डायरेक्ट कोविड मैनेजमेंट में नहीं थे। तो डॉक्टर फिर मैं वहीं पर आ जाता हूँ, क्योंकि अब आप कहते हैं आपके पास बहुत मुश्किल है कि वहाँ हम कोविड बेड्स बढ़ा पाएं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई प्राइवेट में बड़ा मुश्किल है कि बढ़ पाए, तो फिर अल्टीमेटली इसका वे आउट क्या होगा? नहीं, जरूरत पड़ेगी। आज अगर मैं बात करूँ, 2 बेडेड हमारा हॉस्पिटल है, लगभग 52 पेशेंट्स आज हमारे पास हैं। 200 में से भी खाली? जी, है ना, जो हमारे 243। अच्छा, ये पेशेंट्स प्राइवेट सेटअप के भी हैं, ये वो पेशेंट्स हैं सीएससी में भी एडमिट हैं, ये पेशेंट्स वो भी हैं जो होम आइसोलेशन में भी हैं। ठीक है, तो हम केवल आइसोलेशन में कितने हैं डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली मैंने बताया, लेकिन 35 से 40 के करीब लोगों को। होम आइसोलेशन का क्या प्रोसीजर है? आई मीन जैसे अगर मैं बीमार होता हूँ जी, तो मैं होम आइसोलेट होना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना? तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की टीम है,
और जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर हैं वो डिसाइड करते हैं आपके लक्षणों को देख के, आपके सिम्टम्स को देख के कि आप घर पे मैनेज होने लायक नहीं। दूसरी चीज़ ये कि आपको कोई कोमॉर्बिड डिजीज़ तो नहीं है, आप डायबिटिक्स तो नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, मैलिग्नेंसी कैंसर तो नहीं है आपको, तो या आपके साथ आपके घर में ऐसा तो ना हो कि केवल 2 रूम हो और आपके साथ एक बूढ़े माता पिता भी हों, तो आपके घर में एक बिल्कुल एक्सक्लूडिंग रूम होना चाहिए, टॉयलेट्स होनी चाहिए। अगर ये फैसिलिटीज़ आप कर सकते हैं, मोबाइल आपके पास अच्छा हो सकता है, आप बात कर सकते हैं डॉक्टर से, तो आपका घर की अप्रोच ऐसी हो सकती है कि हमें कौन डिसाइड करता है डॉक्टर? ये जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर है ये उनका काम होता है, ये वो लोग डिसाइड करते हैं जी। ठीक है, तो जिला अस्पताल में भी कुछ कोविड बेड्स बनाए गए? जी सर, बनाए गए थे, लेकिन वो अब क्योंकि हमारे यहाँ जब फुल हो जाएंगे तब वो लोग अपने रखते हैं। तो कितने बेड की फैसिलिटी है वहाँ पर? वहाँ शायद 20 बेड की फैसिलिटी। 20 और 150 अभी मेडिकल कॉलेज में खाली है। कितने बेड और चाहते हैं आप ये बताइए प्राइवेट में अभी? मेरे चाहने से क्या फर्क पड़ना है डॉक्टर तो- साहब? मैं तो- ये चाहता हूँ कि सबको ट्रीटमेंट तो मिल जाए, जो कोई मेरा बीमार होता है देखिए तो ये चर्चा केवल इतनी सी बात है। ये चर्चा मेरे चाहने का कोई कहाँ है? ये चर्चा आईएमए के लेवल पर निरंतर चल रही है कि यदि ऐसी आवश्यकता पड़ी तो हमको किस तरीके से तैयार होना है। और पिछले 1.5 महीने में 2 फैसिलिटीज़ ने प्राइवेट की ने L2 और L3 की फैसिलिटीज़ शुरू करी हैं, राम रघु हॉस्पिटल ने और प्रभा ने पिछले विगत 2 महीनों में शायद प्रतिदिन 30 से लेकर के 45 मरीजों का प्रतिदिन इलाज करा, जिनमें से 75% कम से कम L2 L3 के हैं। आप समझ रहे हैं? और इसको दुगना करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। उन्होंने बढ़ा दिया, उन्होंने शुरू कम से किया था, प्रभाव में कुछ बेड्स और बढ़ाए उन्होंने, तो वो और उसको किस लेवल तक भी ले जा सकते हैं। और उनकी टीम बहुत सीमित है, उसके साथ में काम कर रहे हैं, वो इसलिए भी बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल सब बधाई की पात्र हैं, आप भी बधाई की पात्र हैं। नहीं, आप हम अगर नहीं है, आप हम तो कोविड पैसा कमा रहे हैं। तो आप दूसरे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। नेचुरली हर चिकित्सक बधाई का पात्र नहीं, है जो इस समय अपनी नहीं, इसलिए सेवाएं नहीं। किसी भी रूप में दे मगर- रहा है। मगर- ये बड़ा मुश्किल समय है हम सबके लिए, तो नेचुरली जो भी इसमें ट्रीट कर रहा है, तो डॉक्टर साहब मैं बात करूंगा कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात करी कि 5 डॉक्टर्स ऐसे थे जो मौत के मुहाने से वापस आए, जी। तो वो हमारे पैरामेडिक्स और कितने जैसे मेन ये भार तो आप लोगों ने उठा रखा है, तो कितने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स अभी तक इन्फेक्ट हुए? मैं अगर बात करूँ तो हमारे लगभग अभी तक 18 रेजिडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें से 2 रेजिडेंट्स हमें SGPGI भी शिफ्ट करने पड़े, जो काफ़ी सीरियस हो गए थे, बट थैंक यू गॉड वो सब दे ऑल रिकवर्ड वेल। लगभग हमारे 10-12 पैरामेडिक्स स्टाफ, वार्ड बॉय, स्वीपर्स ये इन्फेक्टेड हुए, जो आज सभी लोग ठीक है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और लगभग आगरा में अगर हम बात करें तो हमारे सारे डॉक्टर्स जितने भी इन्फेक्ट हुए, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर्स रहे हो, काफ़ी बुजुर्ग डॉक्टर्स भी थे डॉक्टर साहब जो इन्फेक्ट हुए और वो भी ठीक होकर आए, ये भगवान की बहुत इनफैक्ट एक डॉक्टर अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक डॉक्टर अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये भगवान तो उनको भी ठीक करेंगे। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा परेशानी का विषय है कि जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको इन्फेक्शन लग जाता है और उसके बाद एक बड़ी परेशानी नहीं, कई हो जाती है। सीएमओज ने अब लाइफ थ्रेटनिंग हुआ और कुछ सीएमओज ने जान भी गंवाई है इसमें। जी, नहीं, वही- नोएडा अगर हाँ। अगर मैं नेशनली बात करूं तो काफी सारी डेथ्स हमारे पैरामेडिक्स की गई है। Yes. जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके बहुत सारे इस तरीके के हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी रहे हों, इवन पुलिस के बहुत सारे Yes. जवान हैं जो इन्फेक्ट हुए और उनकी डेथ भी हुई, लेकिन लकीली वो सब उससे बाहर निकल गए। डॉक्टर साहब अब 2-3 चीज़ों की बात और मैं बात करूंगा। अभी सीरो सर्वे की बात हुई, तो व्हाट एग्जैक्टली इज सीरो सर्वे? देखिए, सीरो सर्वेलेंस ये होता है कि जनरल पब्लिक में एंटीबॉडी लेवल कितना है। एंटीबॉडीज़ 2 तरह की होती है, एक IgM एंटीबॉडीज, एक IgG एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी का मतलब है अगर किसी में IgM एंटीबॉडी मिलती है तो इसमें वो पेशेंट इन्फेक्टेड रिसेंटली हुआ है या रिसेंट इन्फेक्टेड है। ये सीरो सर्वे होगा कैसे? जैसे अब आगरा में करने की बात हो रही है, जी जी, तो क्या इसमें होगा आगरा में सीरो सर्वे? नहीं, बिल्कुल होगा। जी। 1 अगस्त से प्लानिंग है, जैसे ये ईद और रक्षाबंधन उसके बाद प्लानिंग है। किट्स ये काम जो जिला अस्पताल की टीम है वो करेगी, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर का ये काम है, ये लोग वो करेंगे। और इसमें वो एंटीबॉडी किट जिससे IgG लेवल्स देखेंगे कोविड पेशेंट्स के। तो एक जनरल एक इसमें एक स्टैट्स के तहत रैंडम सैम्पलिंग चुनी जाएगी, अलग अलग पॉकेट से अलग अलग पेशेंट्स चुनेंगे और उनमें वो एंटीबॉडीज़ लेवल देखेंगे। तो उससे ये पता लगे लगभग कितने लोगों में कोविड इन्फेक्टेड, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे जो हमारे पास आ पाए या डायग्नोसिस बना पाए या टेस्ट करा पाए,
कुछ ऐसे उनकी वजह से जिनको इन्फेक्शन हुआ लेकिन वो अपने घरेलू उपचार से या अपने आप नेचुरली ठीक हो गए या डॉक्टर्स तक गए चुपचाप ट्रीटमेंट मेडिकल स्टोर से लेके करा लिया। तो एग्जैक्टली हमें उससे पता चल पाएगा सीरो सर्वेलेंस से कि लगभग आगरा की पॉपुलेशन कितने % पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो चुकी थी या हो चुकी है। तो अब जैसे दिल्ली में सीरो सर्वे हुआ और वहाँ पर कहा गया कि 1 आउट ऑफ एवरी 4 पेशेंट्स वो इन्फेक्ट हुआ और ठीक हो गया, जी तो ये मतलब अपने आप ठीक हो गए डॉक्टर साहब। तो अगर हम सिर्फ जो सीरो सर्वे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, मेनली इसलिए होता है कि जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग होती है या फ्यूचर स्ट्रैटेजी होगी वो इस सर्वे पे बहुत कुछ डिपेंड करती है। तो अब जैसे अगर हम सीरो सर्वे आगरा में होता है या पूरे प्रदेश में जी। होगा और हर प्रदेश अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहा है डॉक्टर साहब, तो कहीं अलग ट्रीटमेंट है, अलग SOPs फॉलो हो रहे जी। हैं, हमारे प्रदेश में अलग से फॉलो हो रहे हैं। जैसे होम आइसोलेशन दिल्ली में बहुत पहले शुरू हुआ और बड़ा सक्सेसफुली हुआ, आगरा में काफ़ी लेट शुरू हुआ और अभी भी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हालांकि हो रहा है। लेकिन ये जो सीओ सर्वे होगा तो डॉक्टर साहब अब 1 आउट ऑफ 4 अगर हम दिल्ली में इन्फेक्ट अगर हम माने और दिल्ली मॉडल अब काफ़ी प्रचलित मतलब बहुत सुर्खियों में और कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कोरोना से लड़ाई लड़ी बड़ी सक्सेसफुली लड़ी और वहाँ अब धीरे धीरे ग्राफ फ्लैट भी हुआ है और डिप भी कर रहा है। जी। तो दिल्ली ने क्या ऐसा विशेष किया, वहाँ बड़ी स्पीड से बढ़े? देखिए अगर हम बात करें तो दिल्ली डेफिनेटली दिल्ली NCR रीजन पहले से ही काफ़ी हमसे बहुत डेवलप्ड था। दूसरी बात दिल्ली गवर्नमेंट को अकेला इसका श्रेय मैं नहीं देना चाहूँगा, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, 8 के करीब वहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं जो शुरुआत से कोविड की लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके अलावा उनके पास जैसे कि हमारे अगर बात करूँ तो रिक्रूटमेंट बहुत लेस हुए, बाकी वहाँ पे सेंट्रल होने से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी। वहाँ की जनता मैं अगर अपने यूपी के कंपेयर करूँगा तो थोड़ा सा मैं कहूँगा लिटरेट थी, पढ़ी लिखी थी, चीज़ों को समझ पा रही थी। लेकिन अभी हम बहुत जल्दी खुश ना हो दिल्ली को लेके या प्रदेश के किसी भी प्रदेश को या शहर को लेके। अभी हो सकता है अगस्त के 2nd वीक में या जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है कि सितंबर के 1st वीक में 2nd वीक फर्स्ट अभी एक जो दिल्ली के केस में कहूँ तो 2nd और आगरा के केस में कहूँ तो 1st पीक आने को अभी रह गई है। तो अभी दिल्ली के केस में इतना अच्छा खुश नहीं होना चाहिए। दूसरा डेफिनेटली सीरो सर्वेलेंस में अगर मैं बात करूँ जितने ज़्यादा % होगी, जैसे अगर धारावी की बात करूँ बॉम्बे की, तो मान लो 45 से 50% IgG लेवल्स पॉजिटिव है। तो अगर हम जैसे जैसे लेवल्स बढ़ता चला जाएगा तो हार्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि इस बीमारी का जो अभी तक इलाज बताया गया 2 ही हैं, या तो उसको कोई वैक्सीन आए या हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो। तो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए लगभग 60-65% पॉपुलेशन को इन्फेक्टेड होना चाहिए। तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये हाँ बहुत प्रैक्टिकली बड़ा, 135 करोड़ में 60%। तो तब तक हम आइडेंटिटी डेवलप करेंगे तब तक हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश हो जाएगा, हम जाने कितनी जान दे चुके होंगे, बहुत मुश्किल का समय होगा। तो या तो ईश्वर कोई ऐसा नेचुरली हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर दे कि एसिम्प्टोमेटिक है तो वो पेशेंट इन्फेक्ट होते चले जाएं और एक ऐसी साइकिल बन जाए जिसमें हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। अगर इस वायरस से क्लिनिकली इन्फेक्टेड होते होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। वो हर्ड इम्यूनिटी तो मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट हाँ, समझें तो वो नहीं है, वो नहीं है। वैक्सीन की बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। तो वैक्सीन की बड़ी चर्चा देश में हुई और ये बात की जा रही थी एक समय में कि 15 अगस्त तक आ जाएगी, हालांकि जब कहा गया कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सब रूमर्स ही है। अब आगरा में बात हो रही है कि SN मेडिकल कॉलेज में जो कोवैक्सीन जो इंडिजिनियसली हमारे देश में डेवलप की गई वैक्सीन है उसका टेस्ट आगरा में शुरू किया, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये देखिए मैं भी परसों ही हमारा कंफर्म हुआ है, भारत वैक्सीन जो एक कंपनी है उससे हमारा कोलैबोरेशन हुआ है फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल्स के लिए। तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीक हमारी एथिकल कमेटी की परमिशन मिलेगी, उसके बाद हम इसको ट्रायल को शुरू कर पाएंगे। 1st 2nd फेज़ डेफिनेटली हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम चुनिंदा उन सेंटर्स में से एक हैं जिनको इस वैक्सीन की परमिशन मिली है। आगरा को क्यों मिली, मतलब कोई विशेष बात, मतलब एक श्रेय भी मिलेगा आगरा को, अच्छी बात है। तो आगरा को ही क्यों चुना? हमने इसके लिए पहल करी, एक चीज़ हमने पहल करी जी। दूसरा हम लोग कोविड में काफ़ी चीज़ें कही हैं जो पहली का, जैसे हम बात करें तो आगरा में सबसे पहले जैसे मैंने डायलिसिस हमने करी, आगरा में सबसे पहली सर्जरी हमने करी, सबसे पहले अपने सिजेरियंस आगरा में हमने करे। अभी भी हम इंडिया यूपी में नॉर्थ इंडिया की बात करूँ सबसे ज़्यादा सिजेरियंस जो ऑपरेशन होते हैं बच्चे वो कोविड पेशेंट्स के सबसे ज़्यादा हमारे सेंटर में ही हुए हैं। कई तरह की सर्जरीज हम लोग कर चुके हैं। तो ये सबसे पहले हमको जो आपने अनलकीली मैं कहूँगा हमें मिला ये सब करने को। लेकिन तो डॉक्टर साहब ये किन लोगों पे टेस्ट होगा? ये हेल्दी वॉलंटियर्स लिए जाएंगे हम लोग, वॉलंटियर्स कॉल करेंगे। हाँ हेल्दी वॉलंटियर्स कॉल करेंगे, आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, पब्लिक के थ्रू हम बताएंगे कि जो हेल्दी वॉलंटियर्स आना चाहते हैं 18 साल से ऊपर हों, 55, कई सारे उसमें हम एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, प्रेग्नेंट ना हो
कोई और कोई बीमारी ना हो, किसी को कोविड ना हो चुका हो और कोई ब्लड कंपोनेंट उसको ना चढ़ा हो फिलहाल 3 महीने में। तो कई सारे एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज हैं। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर काला साहब और हेड डॉक्टर बलवीर सिंह के दिशा निर्देशन में हम लोग काम करेंगे, देखते हैं फिर। डॉक्टर संदीप अग्रवाल, आप कितना होपफुल है हम वैक्सीन को लेके? मतलब बहुत सारे देश अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं, कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। हाउ मतलब हम लोग कितना उसके लिए सोच सकते हैं? कब तक वैक्सीन आपको लगता है कि अपने देश में आएगी? देखिए, जिस तरीके से वैक्सीन बनाने की दौड़ पूरी दुनिया में चल रही है, उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि अगले 2-3 महीने में इसका कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव आउटकम मिलना चाहिए एज फार एज अवेलेबिलिटी इज़ कंसर्न। दूसरी जो उससे भी बड़ा प्रश्न है वो उसकी एफिकेसी को लेकर के जो रिजर्वेशन है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा और इससे जुड़े हुए और कई इन्फेक्शंस के लिए जो वैक्सीन्स बने उनको ये देखा गया कि उतने प्रभावशाली रूप से वो बीमारी से बचाव नहीं कर पाए जितनी उनसे अपेक्षा करी गई थी। और उसका सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो वायरस में होने वाले बदलाव हैं, म्यूटेट करता है, म्यूटेशंस जो हैं। और वो म्यूटेशंस कई बार इस कदर होते हैं कि आपके अंदर इम्यूनिटी होने के बावजूद भी आप एक नए स्ट्रेन से इन्फेक्शन के लिए उतने ही ससेप्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ मेरी तो प्रभु से प्रार्थना ये है और ये उम्मीद भी है कि शायद इस वायरस की विरुलेंस समय के साथ में कम हो जाए और उसकी जो ये भी देखा गया कि अलग अपने देश में अलग अलग प्रदेशों में इसका स्ट्रेन अलग अलग है। मतलब हाँ, तो आक्रामकता अलग होने से भी कई बार अलग अलग तरीके के नतीजे हमें अलग अलग डेमोग्राफिक जोन्स में देखने को मिले हैं। और शायद समय के साथ में इसकी आक्रामकता स्वतः ही कम होती चली जाए और एक नेचुरल सा फेडिंग ऑफ दिस इन्फेक्शन भी एक नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट हो सकता है, बिसाइड्स वैक्सीन्स के द्वारा और हर्ड इम्यूनिटी के द्वारा होने वाले कंट्रोल के। तो ये एक विशफुल थिंकिंग ही है, मगर नेचर के बहुत सारे नियम हैं, उनमें से शायद एक तरीका ये भी है जो कि शायद आगे चल करके ऐसा हो। तो डॉक्टर साहब, अब ये तो चलिए वैक्सीन की बात रही, ट्रीटमेंट की बात रही, तो अभी आने वाला समय जैसे बरसातों का है तो बहुत सारे मतलब वायरल काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं, तो पेशेंट्स आप कह रहे कम हो रहे हैं, तो क्या उसकी वजह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये सब चीज़ें ये काफ़ी है? जहाँ तक मैं समझता हूँ मॉइस्चर या नमी इस वायरस की दुश्मन है। डॉक्टर प्रभात इस बारे में और जानकारी देंगे। हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों से इस वायरस को नुकसान पहुंचता है। तो इस समय के वातावरण में शायद मॉइस्चर की वजह से वायरस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम जो और वायरल इन्फेक्शंस हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़ जाएगा चिकित्सकों के मन में कि किसको। बढ़ रहा है ऑलरेडी, हाँ, मतलब इस समय काफी जी हाँ, वायरल तो फैल रहा है, तो इलाज करना मरीज का ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर मरीज के ऊपर आपको कोरोना का भी शक करना पड़ेगा, हर मरीज के साथ में वो एहतियात भी लेना। उसमें क्या हो डॉक्टर प्रभात, अब जैसे मान लीजिए खांसी हो रही है और फीवर हो रहा है, ये बड़ा आम सा है, इस मौसम में हो ही जाता है लगभग, और सबको हो जाता है। तो उस केस में फिर कब डॉक्टर वो पेशेंट को अपना टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि यूजुअली अभी तक इसके लक्षणों के बेस पे हमने कहेंगे तो सबसे कंसिस्टेंट फीचर इसका है फीवर। अगर किसी व्यक्ति को ये आता है कि कोल्ड है, रनिंग नोज है, तो हम यूजुअली मानते हैं उसको कोविड नहीं है। अगर रनिंग नोज है, नाक बह रही है, तो उसका मतलब कि उसको यूजुअली कोल्ड नहीं है। तो ये हमारा अभी तक जो मैं बात करूँ तो लगभग जितने पेशेंट्स हमने एक्सपीरियंस अनुभव है, या किसी जैसे, हालांकि एटिपिकल प्रेजेंटेशंस इसके बहुत सारे हमने देखे हैं, बहुत सारे देखने को मिले हैं, लेकिन अगर आना बंद हो जाता है, कहते हैं टेस्ट आना बंद हो जाता है, नहीं, ये सिंपल वायरल में भी हो सकता है। बड़ा ये अजीब सी चीज़ है, एनोस्मिया जिसको कहते हैं, खुशबू आना, टेस्ट आना, ये किसी भी वायरल फीचर में हो सकता है, सिंपल। तो इसके बेस पे आप इस समय बहुत सारे पेशेंट्स के कब आपके पास कब पहुंचे डॉक्टर, मतलब टेस्ट कब कराएं, क्या करें आदमी? तो एक ये भी बड़ा डर है, वो वहाँ पेशेंट को लगता है, जो आम आदमी कहता है कि अगर मैं मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाऊंगा टेस्ट कराने तो वहाँ इन्फेक्शन इतना फैला हुआ है कि मुझे नहीं होगा तो हो जाएगा। अगर आपको एक सस्पेक्टेड एक्सपोजर की हिस्ट्री है, दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर होता है कोविड तो यूजुअली फैमिली में एक से ज़्यादा लोगों को होता है, 2 या 3 लोगों को होता है। इसके अलावा जैसे बाकी की जो वायरल डिजीजेज होती हैं वो एक आइसोलेटेड एक बंदे या 2 बंदे को ही होगा। अगर फैमिली में 4-5 लोगों को फीवर आ रहा है, 3 लोगों को फीवर आ रहा है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज है किसी वजह से, उसको फीवर आ रहा है, तो और उसके साथ में 1-2 लोगों को और भी आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए कि वो कोविड का पेशेंट हो सकता है। तो उसको फिर टेस्ट कराने के लिए मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए? हाँ, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल या नियर बाई
अब जो गवर्नमेंट है CSCs पे भी शुरू करने वाली है, अर्बन हेल्थ सेंटर पे भी ट्रूनेट मशीन देने वाली है, रैपिड किट देने वाली है। तो अगले मैं समझता हूँ 1 महीने में बड़ा पेशेंट्स के लिए भी बड़ा आराम हो जाएगा, उसको घर के आसपास भी कहीं वो टेस्ट कराने की सुविधा मिलने लगेगी जी। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात डॉक्टर संदीप अग्रवाल, तो अब क्या बेसिकली जो आपका क्या एडवाइस है पेशेंट्स के लिए, अब जो एक आम पेशेंट्स के लिए या आम आदमी के लिए, नॉन पेशेंट्स के लिए क्या क्या और सावधानियां उनको और बरतने की भाई बचाव हो सके? मुझे तो ऐसा लगता है अब बचाव का समय अब आया है, जब 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 हर एक सामने वाले को आपको एक सस्पेक्ट मान के चलना पड़ेगा, और एहतियात इस समय उससे 4 गुने होने चाहिए जो हम आज से 5 महीने पहले ले रहे थे। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के सब अपने अपने तरीके से साधन कर रहे हैं, मगर मेरा अपना मानना ये है, खासकर जो आजकल का मौसम आया है इसमें स्टीम इनहेलेशंस अगर हम बढ़ा दें अपने, तो बहुत अच्छा रहने वाला है आगे आने वाले समय के लिए। और चूंकि मौसम भी ऐसा है कि खांसी जुकाम वाला, तो स्टीम इनहेलेशन वुड बी अ वेरी गुड थिंग टू डू फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। हाथ धोने वाली प्रक्रिया बहुत सालों महीनों से सीख ही रहे हैं हम, और वो अभी भी जारी रहेगी। बचाव के लिए शायद जिस प्रकार का इस समय माहौल है उसमें खान पान के साथ और जो देसी फार्मूलों के साथ में जो हम चल रहे थे, और कुछ स्पेशल करने की आवश्यकता कतई नहीं है। तो ये जो खुल रही है चीजें, मतलब खुल रहा है मतलब जी। अब जो जैसे कल से कुछ और रियायतें मिली हैं, जिम भी शुरू हो जाएंगी और कुछ 1-2 चीजें शुरू हो जाएंगी। अब सितंबर से शायद और बहुत कुछ खुल जाएगा, तो अब खुल रहा है तो फिर अब क्या करें, मतलब खोलना तो पड़ेगा अभी। नहीं खोलना, देखिए बंद इसलिए करा गया था कि एक जैम, एक पैरालाइज कर, नहीं पैरालाइज कर दो। अब समझो इसको कि अगर जिसको भी खोलें उसको किस किस एहतियात के साथ खोलें। जैसे मैं एक बहुत साधारण सी बात कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर घुसा, आपने मुझे हैंड सैनिटाइजेशन कराया, मैं इस स्टूडियो में शायद पिछले 15 साल से तो आ ही रहा हूँ, मगर इन पिछले 5 महीनों में तो आपने हैंड सैनिटाइजेशन शुरू कराया है ना, उससे पहले तो नहीं कर। मगर अगर आप आज से 10 साल पहले अमेरिका गए हो तो बहुत सारी जगह पे आपको हैंड सैनिटाइजेशन मिलता होगा। तो ये एक हमारी सोच में परिवर्तन आया है। कितने जिम में हैंड सैनिटाइजेशन होता होगा आज से, तो अब सैनिटाइजेशन होगा। हर मशीन के लिए व्यक्ति जो करने जाएगा वो भी सचेत रहेगा कि मैं अगर मशीन को छू रहा हूं तो उससे पहले क्या एहतियात लूं, या उसको छूने के बाद मैं क्या एहतियात लूं। तो हर स्टेप पर एक प्रिकॉशन जुड़ गया है। तो उन प्रिकॉशंस को समझते हुए और उनको अपनाते हुए आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं इस दुनिया के अंदर, बशर्ते कि आप उनको प्रैक्टिस करें। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे वैसे हम काम चालू कर रहे हैं। खुलना भी जरूरी है, खुलना भी जरूरी है। डॉक्टर प्रभात अग्रवाल, आप बेसिकली ये कहते हैं कि हमें इसके साथ जीना है, मतलब हाल फिलहाल जब बिल्कुल, वैक्सीन नहीं निकल आती है तब तक हमें इसके साथ जीना ही है। तो ये सारी अगर हम अपनाएं, जो अभी डॉक्टर अग्रवाल ने बताया, डॉक्टर प्रभात अग्रवाल, डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी ने बताया कि भाई आप प्रिकॉशंस लीजिए, देश खुल रहा है, खोलना भी है, जान भी और जहान भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिकली हम लोग काफ़ी पिछड़ गए हैं, और अब वक्त है कि हमें इकॉनमी के साथ साथ इकॉनमी को भी रिवाइव करना है, और हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको सबके सहयोग से जनता को भी सहयोग करना है, और हम सबको सहयोग करना है। और हमें विश्वास है कि जो कोरोना की लड़ाई है, हमारा शहर, हमारा देश, हमारा प्रदेश सब मिलके हम उसको जीत पाएंगे। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि कोरोना की इस लड़ाई में हम भी आपके साथ सहभागी बने रहें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।